Hello everyone. Today in this video we will study a new topic of our Democratic Politics Part 1 book under Chapter 4 uh, Working of Institution, and topic is the Judiciary means Nyayapalika. So let's start this video. Topic read about the Judiciary. Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. इस बार भी हम जो ऑफिस मेमोरेंडम था उसी से हम कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी. दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन. इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे बल्कि यह इमेजिन करेंगे कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी. रिमेंबर द स्टोरी केम टू अ satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was expected by everyone. इसमें जो अगर आप याद करें तो कहानी जो थी उस समय बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इसका डिसीज़न या एंड हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न सुनाया था. इसे हर किसी ने स्वीकार किया था. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये आगे जो पॉइंट्स हैं वैसी अगर सिचुएशन होती तो क्या होता. तो वो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. अगर देश में सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ भी नहीं होता तो क्या होता. इवन इफ़ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट इफ़ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सपोज़ अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों का आंकने का कोई राइट नहीं होता तो क्या होता. इवन if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict. और अगर उस सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होता मगर कि कोई निष्पक्ष न्याय नहीं करती. मतलब यहाँ यह कहा गया कि अधिकार होता मगर सुप्रीम कोर्ट को से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता. मीन्स सुप्रीम कोर्ट को सारे राइट्स होते हैं लेकिन सबको यह यकीन होता है कि सुप्रीम कोर्ट में फेयर जजमेंट नहीं होता तो क्या होता. इवन इफ़ इट गेव अ फेयर जजमेंट इफ़ दोज हु अपीलेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट. भले ही सुप्रीम कोर्ट फेयर जजमेंट देते लेकिन सरकार के जो आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते तो क्या होता. तो यहाँ यह मतलब कहा गया कि इमेजिन कीजिए कि अगर ये सब परिस्थिति होती तो क्या होता. दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसीज. इसी वजह से डेमोक्रेसी में स्वतंत्र और प्रभावशाली जो जुडिशरी है उसको बहुत ही ज़रूरी माना जाता है. ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी. और देश के अलग अलग लेवल पर मौजूद जो कोर्ट्स हैं उनको सामूहिक रूप से जुडिशरी कहा जाता है. The Indian judiciary consists of a Supreme Court for the entire nation. और भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल. जो इंडियन जुडिशरी में पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यों में हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं. इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. भारत में न्यायपालिका एकीकृत है. इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश के न्यायिक प्रशासन को कंट्रोल करता है. इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन all other courts of the country. It can take up any dispute between citizens of the country.
यहाँ यह बताया गया है कि देश की सभी अदालतों को उनका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ कंट्री, मतलब देश के नागरिकों के बीच अगर कोई विवाद हो तो यहाँ सुनवाई कर सकते हैं। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, अगर नागरिकों और सरकार के बीच कोई विवाद हो तो भी सुनवाई हो सकती है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच हो, और इसके साथ ही बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन एंड स्टेट लेवल, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो वहाँ सुनवाई किया जा सकता है, होती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। और ये जो फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था होती है। The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के कंट्रोल में नहीं है। न्यायाधीश जो होते हैं सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and executive. इसी वजह से यहाँ बताया गया कि न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस, और भारत ने इसी लक्ष्य को हासिल कर लिया है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और भारत के जो मीन्स राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करते हैं। और in practice it now means that the senior judges of Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts। और व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के नए जो जज होते हैं उनको चुनते हैं। There is very little scope for इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और इसमें राजनीतिक कार्यपालिका के पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होते हैं, दखल होते हैं, इनकी गुंजाइश बहुत ही कम होती है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from the position। और एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। It is as difficult as removing the President of India. A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament। और उन्हें हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और भारत के लोकतंत्र में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। भारत की जुडिशरी जो है ये दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है।
The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का अधिकार है। दे कैन declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against the constitution। मीन्स यहाँ यह बताया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसे संवैधानिक वैधता तय करते हैं। तो नेक्स्ट, thus they can determine the constitutional validity of any legislature or action of the executive in the country when it is challenged before them। और इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। दिस इज नाउ अ जुडिशियली रिव्यू। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the Constitution cannot be changed by the Parliament। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। The powers and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the फंडामेंटल राइट्स। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। We shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their rights। और हम नागरिकों के अधिकार वाले जो चैप्टर हैं उसमें देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों का उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालत में जाने का अधिकार है। In recent years, the court have given several judgments and directives to protect public interest and human rights। और हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अलग अलग फैसले और निर्देश दिए हैं। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government। और सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। The courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decisions। और इसे जनहित याचिका कहते हैं। और अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। They check malpractices on the part of public officials। और वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण करने से भी रोकते हैं। दैट इज़ वाई द जुडिशरी enjoys a high level of confidence among the people। और इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। सो वीवर्स, टुडे इन दिस वीडियो वी completed our political science chapter 4 working of institution। I hope that you have understood well what was taught in this video and in this chapter and today's video। Thank you for watching।